नमस्कार। जब भी चर्चा कन्या लग्न की होगी तो वहां सप्तम भाव की स्थितियां बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखी जाएगी। उसके पीछे वजह क्या है, इसको जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जब भी मिथुन और कन्या लग्न होगा तो सप्तम भाव भाव बाधक भाव और साथ ही साथ में भाव बाधक ग्रह की स्थितियों के साथ में चलने वाला होगा और देव गुरु बृहस्पति उसका आधिपत्य करने वाले हो जाते हैं। गुरु स्वयं कन्या लग्न की कुंडली में भाव बाधक की स्थितियों को लेकर चलते हैं। इस भाव बाधक की स्थितियों का आशय क्या है? जो सप्तम भाव से जुड़ी हुई स्थितियां हैं उसमें कहीं न कहीं बाधा पहुंचती है और जब भी देवगुरु बृहस्पति की दशा चल रही हो तो वो बाधा थोड़ी सी ज्यादा स्तर के ऊपर निकलकर आने वाली रहती है। यानी कि भले ही आप गृहस्थ जीवन समझ लीजिए और भले ही व्यापारिक साझेदारियां समझ लें, व्यापार के अंदर जो उन्नतिशीलता होती है जिस रफ्तार के साथ चल रही हो वहां पर एक मध्यम दर्जे की अप्रोच आ जाती है। ये कई बार अनुभव के साथ, सैद्धांतिक विवेचन के साथ में भी देखने को मिलने वाली स्थिति है। कन्या लग्न के अंदर वहीं आप देखिए कि दो जगह जो है हंस योग भी बनेगा। अब ये कितनी विचित्र बात कि सप्तम भाव के भीतर देव गुरु हंस योग भी बनाते हैं और साथ ही साथ में भाव बाधक की पोजीशंस को भी डिफाइन करने वाले हो जाते हैं। तो दो स्तर के ऊपर इस पोजीशन को देखने की आवश्यकता। तो वहीं जब द्वितीय त्रिकोण में रहेंगे यहां पर भी हंस योग बनाने वाले रहेंगे। पंच महापुरुष योगों में से एक योग हो जाता है। तो कन्या लग्न की जो प्रकृति है उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है। इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं। व्यापार के अंदर कोई भी एक तरह से नई सौदे वाली पोजीशन आई, मार्केट में कोई भी एक नई वस्तु आई, तो ऐसा व्यक्ति सबसे पहले उस ओर जाने वाला हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि जो इनिशिएटिव लेना है उसमें स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स रहता है। कोई भी कार्य लंबे समय तक किया और लगा कि ये कार्य हमारे लिए अनुकूल नहीं है, वहीं पे छोड़ा, दूसरे कार्य की ओर लग गए और मन में कोई पश्चाताप भी नहीं रहा कि इतने लंबे समय से ये कार्य कर रहे थे, अब इसको चेंज कर दिया। कोई ऐसी रिग्रेटफुल अप्रोच नहीं रहती, आगे बढ़ना ही प्रवृत्ति में शुमार रहता है। तो जब ऐसी स्थितियां हो और लग्न कुंडली के भीतर देव गुरु बृहस्पति स्वयं विराजमान हो जाए तो आप ये पाएंगे कि शत्रु राशि स्थान के भीतर जब विराजमान हो जाते हैं कन्या लग्न की कुंडली में दो पोजीशंस निकल कर आती है। पंचम और नवम को तो बहुत बेहतर तरीके से बेनिफिट देने वाले होते हैं। हालांकि जब नीच राशि स्थान को भले ही अमृतमयी दृष्टि से देख रहे हो तो जो रिफ्लेक्शंस हैं वो इतनी पॉजिटिविटी के साथ में नहीं आ पाते, किंतु जो भी कार्य हैं यानी कि संतान से जुड़े हुए कार्य हैं वो एक समयबद्ध स्थिति के साथ में पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं और साथ ही साथ में भाग्य का सपोर्ट बना रहता है। किंतु व्यक्ति हमेशा निर्णय और अनिर्णय का शिकार रहता है। आप जैसे ही अपनी कुंडली देखेंगे और लग्न में देवगुरु बृहस्पति है तो ये देखेंगे कि तीनों त्रिकोण नियंत्रित हो रहे हैं, एक केंद्र के साथ में नियंत्रण है, लग्न और एक और केंद्र के साथ में पूर्ण रूप से नियंत्रण है, तो व्यक्ति कहीं न कहीं उत्साहित होता है। किंतु जब वो अपने जीवन को अनुभव के साथ में और उस सिरे के साथ में देखता है तो पाता है कि कई ऐसे बार पोजीशंस का मुझे शिकार होना पड़ा कि जहां निर्णय अनिर्णय की वजह से मैं अर्थ पक्ष हो या सर्वांगीण लाभ का पक्ष हो वहां बहुत पीछे रह गया और वस्तु स्थिति में ऐसा कई बार होते हुए देखा भी जाता है। किंतु व्यापारिक जीवन के अंदर ऐसा व्यक्ति संघर्ष करते हुए अपना नाम जरूर स्थापित करता है। ये भी एक प्रमुख स्तर यहां स्पष्ट तौर पर दिखाई देता ही है, जिससे कि हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। वहीं जब सेकंड हाउस में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो गए तो आप ये पाते हैं सबसे पहले कि जो वाणी संबंधित स्तर है उसमें बेस बहुत अच्छे से देने वाले हो जाते हैं। अब प्रश्न यहां यह उठता है कि पराक्रम भाव के साथ में हम पूर्ण रूप से बेस की पोजीशंस को देखने वाले होते हैं और कंठ संबंधी स्थितियों को देखने वाले होते हैं। यहां हम सेकंड हाउस के साथ में कैसे चर्चा कर रहे हैं। शुक्र जो आप देखिए कि वाणी में यूनिक अप्रोच देने वाले होते हैं। देवगुरु बृहस्पति वृद्ध ग्रह है, ठहराव की पोजीशंस को लेकर आते हैं। जब वाणी में ठहराव आता है तो बेस की पोजीशन अपने आप बढ़ती है। ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी की वजह से बहुत अच्छे तरीके से पहचान हासिल करने वाला होता है और बुद्ध की प्रवृत्तियां और अच्छे से अग्रसर हो जाए तो वाणी उसको बहुत अच्छे सिरे के साथ में नाम भी देने वाली हो जाती है। आर्थिक पक्ष के साथ में सुदृढ़ स्थितियां पूरे जीवन अंतराल के भीतर बनी रहती है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। जिस समय जिस अर्थ की आवश्यकता हुई वो जीवन में उसी रिफ्लेक्शन
डायरेक्शंस के अंदर आता चला गया, ये भी एक गतिविधि है। कुटुंबी जनों के साथ में ऐसा व्यक्ति भले ही धोखा खा ले किंतु उनके साथ में जुड़ना पसंद करता है और उनकी मदद भी पूरे तरीके से करता है। ये एक बात। तो वहीं आप ये भी पाएंगे कि ऋण संबंधी स्तर के ऊपर भूमि संबंधित कोई भी ऋण लेना हो तो उसमें व्यक्ति कहीं भी धोखा नहीं खाता, कैलकुलेटिव अप्रोच के अंदर चलता है और खुद के जीवन को नया नाम भी देने वाला हो जाता है। यानी कि जो एक तरह से अनुशासन संबंधी स्थितियां ऋण के साथ में जुड़ी रहती है वो पूर्ण रूप से जीवन में मौजूद। और साथ ही साथ में आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो एक तरह से रोग संबंधी स्थितियां कई बार हल्के फुल्के तौर पर परेशान करने वाली होती है, वहां पर भी व्यक्ति एक नियंत्रण स्थापित करता है। ये एक महत्वपूर्ण बात। तो वहीं कर्म से कभी भी विमुख नहीं होता, कर्मशीलता जीवन का एक प्रमुख आधार बने रहती है। पराक्रम भाव में जैसे ही देवगुरु विराजमान हो गए तो आप ये पाएंगे कि जो शिक्षा संबंधी गतिविधियां होती है, कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर तेजी से निर्णय की जो पोजीशंस होती है उसमें व्यक्ति आगे बढ़ता है। छोटे छोटे स्तर के ऊपर यानी कि बहुत एक तरह से कम टाइम गैप के अंदर उसके लिए स्थान परिवर्तित होते चले जाते हैं। कुछ दिनों के अंदर, कुछ वर्षों के अंदर कॉर्पोरेट कल्चर में एक जगह गए, कुछ दिनों में ही दूसरी जगह चले गए और वहीं से खुद को भी डेवलप किया। कोई वहां भूमि ले ली, उसके साथ छोटा मोटा व्यापारिक गतिविधि को भी शुरू कर दिया। ये सारे ही स्तर यहां दिखाई देते ही हैं, जिससे कि हम इनकार नहीं कर सकते। भाग्य भाव की स्थितियां चमकप्रद तौर के ऊपर साथ में रहती है तो ऐसे व्यक्ति के पास जो इंट्यूशन की पावर है वो भी बहुत गहरे से समाहित होती है। जो पूर्वाभास की पोजीशंस होती है, जीवन के जो अनुभव होते हैं वो बहुत काम आते हैं। जैसे ही व्यक्ति किसी कार्य की ओर बढ़ा, बहुत सारे लोगों ने उसको फैसिनेट किया, किंतु वहां से निकला और बाहर निकलकर यही सोचेगा कि मैं पहले भी ऐसा धोखा खा चुका हूं, मुझे इस और नहीं बढ़ना है, स्वयं को वहीं पर रोक देता है, फुल स्टॉप लगा देता है। ये एक बहुत प्रमुख स्तर ऐसे व्यक्ति विशेष का रहता ही है। तो वहीं चतुर्थ भाव, जहां हमने देवगुरु बृहस्पति की स्थितियों को दिखाया भी है, कन्या लग्न की कुंडली हो और चतुर्थ भाव के भीतर देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो जाए तो आप देखें कि हंस योग बना। हंस योग बनने के साथ ही साथ में सबसे पहले व्यक्ति जो अपने खर्चे हैं उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। उसको मालूम होता है कि कहाँ खर्च करने की आवश्यकता है और कहाँ पर नहीं, कहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट्स की ओर जा सकते हैं और कौन से इन्वेस्टमेंट फायदा देने वाले रहेंगे। छोटी उम्र में ही ये सारी ही कैलकुलेशन सामने आ जाती है। चतुर्थ के बृहस्पति एक बहुत बड़ा गुण व्यक्ति को और देते हैं, वो ये है कि बहुत अच्छे से व्यक्ति इस रिफ्लेक्शन को अपने जीवन में जान पाता है कि मानसिक सुख कैसे मिलेगा और कौन से समय मुझे किस तरह की सुविधा की आवश्यकता है। सुविधा जनित सुख जो कि मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में निकल कर आते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा व्यक्ति उसमें नहीं फंसता, किंतु जिज्ञासु प्रवृत्ति बहुत अच्छे से बनी रहती है। इसी वजह से आप देखिए कि जब जिज्ञासाएं हैं तो इन्वेस्टमेंट के बेस भी प्रॉपर लाइन में निकल कर आएंगे, व्यापारिक स्तर के ऊपर भी उन्नति रहेगी क्योंकि आपको कुछ नया सीखने की प्रवृत्तियों के साथ में चलना हो रहा है। 3 रेयर कॉम्बिनेशंस यहां पर बन गए। पहला तो कन्या लग्न, एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी, यहां हंस योग बना, 5वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखा तो जो है जिज्ञासाओं में एक तरह से पूर्णता दी और वहीं पर यह समझ भी दे दी कि कहां व्यय करना है और कहां इन्वेस्टमेंट की ओर हमको गतिमान रहना है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर भी प्रबंधन ऐसे व्यक्ति विशेष का नैसर्गिक गुण रहता है जिससे कि जीवन को नए आयाम वो देता चला जाता है। पंचम भाव जब नीचस्थ स्थितियों के भीतर देव गुरु बृहस्पति आ गए तो शिक्षा संबंधी स्तर के ऊपर कारक भाव का तो यहां नाश नहीं करते, किंतु एजुकेशन की लाइफ के अंदर कई बार डिस्ट्रैक्शंस की पोजीशन निकल कर आती है जो डिस्टरबेंसेस को क्रिएट करने वाली होती है। शिक्षा मनोवांछित स्तर के ऊपर नहीं चलकर कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कमी पेशी के साथ में चलती है। आकस्मिक धन लाभ की ओर व्यक्ति आकृष्ट रहता है, किंतु धोखा खाने के बाद पुनः उस ओर जाने वाली स्थितियों में नहीं रह जाता। ये भी एक बहुत प्रमुख स्तर ऐसी हॉरोस्कोप के भीतर दिखाई देता ही है। तो वहीं आप ये भी देखेंगे कि यहां अगर देवगुरु बृहस्पति के साथ में किसी भी ग्रह का और रिफ्लेक्शन नहीं जुड़ा हो तो संतान प्राप्ति की जो स्थितियां हैं उसके अंदर भी कई बार बाधाएं दिखाई देती हैं।
6th हाउस में यहां जैसे ही देवगुरु विराजमान हो गए तो व्यक्ति स्थिरता के साथ में कामकाज करने की शुरुआत करता है। जब भी कोई लोन लेगा, जब भी कोई ऐसा ऋण लेगा या फिर कोई भी निर्णायक गतिविधि की ओर अपने खर्चों को अग्रसर करने वाला रहेगा, 100 बार विचारशीलता को लेकर आएगा, क्योंकि यहां शनिदेव की मूल त्रिकोण में विराजित होकर अपनी सम राशि स्थान के भीतर विराजमान होकर, यानी कि शनिदेव की जो स्थितियां हैं इनके साथ में सम राशिगत स्तर के ऊपर चलती है, वहां विराजमान होकर सोच में बहुत ज्यादा स्थिरता मिलती है। अन्वेषण करने के बाद में ही व्यक्ति निर्णय की ओर गतिमान होता है। और आप ये भी देखिएगा कि विदेश संबंधी कामकाज में बहुत ज्यादा रुचि रहती है और ऐसे कार्यों को वो अपने नाम के साथ में आगे भी बढ़ाता है। और जो आर्थिक पक्ष में संबल मिलना चाहिए वो भी निरंतर तौर के ऊपर मिलने की प्रवृत्तियां रहती ही है। शत्रु नियंत्रित रहते हैं, बस आपने अपनी सजगता दिखाई और शत्रु जो है वो साइडलाइन होते चले गए, ये भी प्रवृत्ति। तो वहीं कर्मशीलता पूरे जीवन का आधार रहती है, किंतु पिता के साथ में, क्योंकि बुध का राशि स्थान है, अमृतमय दृष्टि से देवगुरु अपने शत्रु राशि स्थान को देख रहे हैं, वहां पर क्लैशेस की पोजीशन देते हैं। व्यक्ति को प्रत्येक क्षण ये लगता है कि मैंने जो अनुभव हासिल किया है वो दूसरों से बहुत ज्यादा है, और इसी गफलत के अंदर रिश्तों में कई बार तल्खियां भी आती हुई दिखाई देती हैं। 7वां भाव ये एक बहुत विशेष स्थिति, सबसे पहले तो स्वग्रही होने की वजह से यहाँ हंस योग की स्थितियां सामने आ जाती है देवगुरु बृहस्पति के साथ में। और वहीं आप ये देखें कि भाव बाधक ग्रह की पोजीशंस भी होती है, तो कहीं ना कहीं इस भाव को बाधा भी पहुंचती है, कार्य विलंब के साथ में होते हैं। सिर्फ शनिदेव ही 7वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि या तीसरी दृष्टि से 7वें भाव को देखकर गृहस्थ की शुरुआत में एक तरह से लेट लतीफी नहीं करते। 7वें में देवगुरु बृहस्पति भी जब कन्या लग्न की कुंडली में विराजमान हो जाए तो ऐसी लेट लतीफी दिखाई देती है, ऐसे डिस्टरबेंसेस कई बार सामने आते हुए नजर आते हैं। ये तो एक बात रही। वहीं आप देखिए व्यापारिक साझेदारियों के अंदर ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे से जुड़कर चलने वाला होता है, जिस पर विश्वास कर लिया वो पूरे जीवन उसके मन मस्तिष्क पर अंकित रहता है। तो वहीं लाभ की प्रवृत्तियों की ओर ऐसा व्यक्ति अग्रसर रहता है। अपने उच्च राशि स्थान को देखते ही जीवन के सर्वांगीण लाभ में रिफ्लेक्शंस बढ़ जाते हैं, किंतु कहीं न कहीं संघर्ष की प्रवृत्तियां भी जीवन भर बनी रहती है। उसे मालूम होता है कि मुझे कहाँ पराक्रम दिखाना है और कहाँ शांत चित्त होकर बैठना है। 8वां भाव यहाँ विराजमान होते ही देवगुरु बृहस्पति विदेश संबंधी कार्यों में तीव्रता दे देते हैं, किंतु व्यक्ति जीवन में कई बार अपनी भल मनसाहत की वजह से धोखे भी खाता है, मानसिक सुख की स्थितियों के प्रति लालायित भी रहता है। तो वहीं पर एक और जो बात निकल कर आती है, रिसर्च संबंधी कार्य के अंदर कोई भी नए प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हुए उसको मार्केट में लेके आने के भीतर ऐसे व्यक्ति की क्षमताएं और सामर्थ्य पुरजोर तरीके से निकल कर आते हैं। खर्चों की स्थितियों की ओर चला तो वहीं दूसरे क्षण खुद को नियंत्रित भी कर लिया, क्योंकि द्वादश भाव जो व्यय स्थान है, देवगुरु वहां विराजित होते ही व्यक्ति को मित व्यय भी बना देते हैं। 8वां जो कि आयुष्य का भाव भी है, देवगुरु बृहस्पति यहाँ आयु में वृद्धि करने वाले भी हो जाते हैं। और आप देखें जब भी अष्टमेश मंगल हो तो इनकी पोजीशंस को भी ऐसे कुंडली में देखना बहुत ज्यादा आवश्यक रहता है। और इस प्रवृत्ति के साथ में एक और महत्वपूर्ण जो बात यहाँ निकल कर आती हुई दिखाई देती है वो ये भी है कि जो एक्सीडेंट प्रोन पोजीशंस होती है या जो रक्त संबंधी विकार होते हैं वहां पर भी नियंत्रण रहता है। भाग्य भाव शुक्र का राशि स्थान देवगुरु विराजमान हुए तो जो आध्यात्मिक चेतनाएं है, जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, वहां सबसे पहले एक बाधा की स्थितियां बनती है। व्यक्ति समझ नहीं पाता कि भौतिकता की कितनी आवश्यकता है और जीवन के अंदर लग्जरी के साथ ही साथ में आध्यात्मिकता की कितनी आवश्यकता है। ये उहापोह पूरे जीवन बनी रहती है। तो वहीं आप देखिए कि ऐसे व्यक्ति को दर्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती, तर्क बहुत अच्छे से होता है और वो तर्क कुतर्क की श्रेणी की ओर बनी जाता। ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षा की गतिविधियों के साथ में चलते हुए लेक्चररशिप आदि की पोजीशंस की ओर भी जाने की कुव्वत और ताकत पूर्ण रूप से रखता है। भले ही 9वीं दृष्टि से अपने नीच राशि स्थान को देखने वाले हो जाएं, किंतु ये सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है कि इस स्तर के ऊपर जब शुक्र के राशि स्थान में विराजित हो तो जो प्रेजेंटेबल पोजीशंस होती है, जो लेक्चररशिप के अंदर या कोई भी ऐसे समझाने वाले फील्ड में आवश्यक होती है, वो बहुत तीव्रगामी स्तर के साथ में ऐसे व्यक्ति विशेष को मिलती हुई भी नजर आती है। 10वां भाव
व्यक्ति प्रबंधन के साथ में बहुत ज्यादा आकंठ लेकर चलता है, उसको एक घमंड या गर्व की अनुभूति होती है कि मेरा प्रबंधन बहुत अच्छा है, और निर्णायक मौके पर वही प्रबंधन कई बार धोखा भी देता है। ऋण संबंधी पोजीशंस के अंदर गफलत तो नहीं निकल कर आती, किंतु अज्ञात भय हमेशा बने रहते हैं। नौकरी पेशा जीवन के साथ में चलता हुआ व्यक्ति लंबे समय अंतराल के बाद रिस्क कैलकुलेटिव होकर व्यापारिक जीवन में भी नए सामंजस्य स्थापित कर पाता है, और साथ ही साथ में जो भूमि संबंधित फायदे होने चाहिए वो भी निरंतर तौर पर पूरे जीवन मिलते हैं। पैतृक संपत्ति का लाभ जो कि हम शनिदेव और मंगल की प्रवृत्तियों के साथ में देखते हैं, बृहस्पति यहां पर वो वृद्धि भी देने वाले हो जाते हैं, और व्यक्ति प्रत्येक स्तर पर घर परिवारजनों का एक दुलारा बनकर भी रहने वाला होता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इच्छा शक्ति की कमी नहीं हो पाती, किंतु बहुत ज्यादा एनालिसिस की वजह से निराशाएं स्वयं के मन के भीतर कई बार उसको चोट करने वाली होती है। एकादश भाव उच्च राशि स्थान, किंतु कारक भाव का नाश हो जाने की वजह से जो आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां होती है उसमें एक कमी बनी रहती है। तीव्रगामी स्तर इतने अच्छे से नहीं आ पाते। वहीं आप ये भी देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति जोखिम लेने से नहीं कतराता। ये बहुत बड़ी बात है कि देवगुरु बृहस्पति जोखिम से साइडलाइन करते हैं, किंतु जैसे ही एकादश में उच्चस्थ विराजमान हो जाते हैं, शनिदेव के राशि स्थान को देखने वाले हो जाते हैं, और वहीं जब पराक्रम को भी देखने वाले हो जाते हैं तो व्यक्ति अनुभव लेने के बाद में रिस्क लेने की ओर जाता है और वहां सफलता को भी लेकर आता है, किंतु वो सफलता क्षणिक होती है, पूरे जीवन ठहराव के साथ में अग्रसर होने वाली नहीं रहती। इस बारे में भी विचार करना चाहिए। जब भी समय अवसर दे और अर्थोपार्जन हो तो इन्वेस्टमेंट की प्रवृत्तियों की ओर ऐसे व्यक्ति को जरूर अग्रसर होना चाहिए। वहीं सूर्य के राशि स्थान में विराजमान होते ही विदेश संबंधी कामकाज में अच्छा नाम, किसी और शहर के साथ में जोड़कर बेहद अच्छा काम और नाम दोनों ही देने वाली पोजीशंस के साथ में चलते हैं। तो वहीं आप देखिए कि जो मानसिक सुख की स्थितियां हैं वो जीवन के अंदर बहुत अच्छे से आ पाती है। सूर्य देव की पोजीशन ऐसे कुंडली में अगर कमजोर हो तो अनिद्रा संबंधी रोग, अपच संबंधी रोग परेशान करते हैं। गृहस्थ जीवन के साथ में तकरार की स्थितियां भी कहीं न कहीं बनी रहती है, क्योंकि सप्तमेश एक तरह से द्वादश यहां पर हो जाते हैं। तो ये था देवगुरु बृहस्पति का कन्या लग्न के भीतर 12 ही भावों में किस तरह का फलाफल रहता है उसकी चर्चा का एक स्तर। ऐसी ही और जानकारियों के साथ में हम हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और आभार।